हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज उस एटम चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ आए हैं यहाँ पे, जिसका नाम है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। जो एक्सपेरिमेंट किसका है? गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। तो इस न्यू टॉपिक के साथ हम आते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि हुआ ये था कि 1911 के पहले तक तो जे थॉम्सन मॉडल चलता है। इस मॉडल के बाद 1911 में मार्सडन और गीजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड के अंडर में, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और किसका एक्सपेरिमेंट किया? अल्फ़ा पार्टिकल का। अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को किसी मैलिएबल मेटल पर बम्बार्ड करा करके वहाँ से कुछ तथ्य निकाले, वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और फिर एक नया मॉडल प्रस्तुत हुआ। ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है इसको हम लिखते हैं 2He4। कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है? ये हीलियम का क्या है? आयन है, हीलियम आयन है। ठीक है। हीलियम का ऐसा आयन होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाते हैं। एक ऐसा ये हीलियम का आयन होता है। सोचिए, अगर हीलियम से दोनों आयन बाहर कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाए तो हीलियम आयन बन जाएगा, और उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2He4। अब हीलियम के बारे में कुछ और बातें आती हैं कि जो हीलियम है, अगर मैं इस पे चार्ज की बात करूं, इस पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन हीलियम 2He4 दैट इज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ द प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स इस पर चार्ज होता है। और मास की बात किया जाए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन के मास का 4 गुना इस पर क्या होता है? प्रोटॉन के मास का 4 गुना इस पर मास होता है इसका, और इस पर जो चार्ज है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है। क्लियर? तो इतनी तो बेसिक बात हमारे पास रही किसकी? अल्फा पार्टिकल की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ। तो एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ इसके लिए हम क्या नोट करते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका सेटअप कैसा रहा, और ये जो सेटअप है ये किस तरह बनाया गया होगा, करेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेटअप की। इसके सेटअप में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, इस सेटअप को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर एक कैविटी बना ली गई है ऐसे। यहाँ पर एक कैविटी बना ली गई है ऐसे। और कैविटी किस चीज़ की बनी होती है? ये कैविटी जो होती है जनरली ये लेड की बनी हुई कैविटी होती है। किसकी बनी हुई कैविटी होती है? ये लेड कैविटी होती है। ठीक है ना। लेड ब्लॉक है, उसकी कैविटी है। इस लेड ब्लॉक के अंदर हम क्या रखते हैं? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर हम क्या रखते हैं? इसके अंदर हम रखते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना। और जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। जनरली हम इसको कहते हैं, मेटल भी नहीं, इसको एलिमेंट कहेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहेंगे? 83 बिस्मथ 214 ये इसमें रखा जाता है, जो अल्फा पार्टिकल का क्या है? सोर्स है। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं? यहाँ से एक कोलीमेटर लगाते हैं। कोलीमेटर यहाँ पर एक लगाते हैं। कोलीमेटर जनरली क्या होता है? कोलीमेटर का काम ये होता है कि अगर यहाँ से क्या आती हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो काफ़ी ज़्यादा विड्थ में आती है, तो उसको क्या करना है? नैरो कर देना है। ठीक है।
तो उसको क्या कहते हैं, नैरो कर देते हैं, तो यहाँ से क्या बना लेते हैं, कोलीमेटर बना लेते हैं। करेक्ट। इस कोलीमेटर के बाद हम इसके आगे क्या रखते हैं, इसके आगे हम रख लेते हैं गोल्ड फॉयल। इसके आगे हम एक गोल्ड की फॉयल रख लेते हैं, ये होता है बेटा गोल्ड फॉयल। करेक्ट। ये जो होता है इसको हम कहते हैं कोलीमेटर, ये होता है कोलीमेटर। कोलीमेटर जनरली किसका बना होता है, ये भी लेड ब्रिक्स का बना हुआ होता है, लेड की ब्रिक होती है, ये लेड ब्रिक्स की ये बनी हुई होती है। करेक्ट। इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ पर हमें स्क्रीन लगाते हैं कुछ ऐसे, एक हम इस पर स्क्रीन लगा लेते हैं। ठीक है। ये जो स्क्रीन होती है जनरली ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई स्क्रीन होती है, इसको हम आगे लगा लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ये सोर्स होता है अल्फा पार्टिकल का बिस्मथ। इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसमें से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ये जो इसमें भी नैरो स्लिट बनी हुई है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल की क्या निकलती है, रेज निकलती हैं। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आते हैं और इस गोल्ड पर आकर के स्ट्राइक करते हैं, इस पर आकर इंसिडेंट होते हैं। अच्छा, एक बात आती है कि गोल्ड ही क्यों है, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मटेरियल होता है, दैट्स वाई वी यूज़ द गोल्ड। करेक्ट। गोल्ड का हम यूज़ करते हैं। अब गोल्ड पर आने के बाद, अच्छा गोल्ड के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो गोल्ड है इसकी थिकनेस कितनी होती है, जनरली 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये इसकी थिकनेस होती है गोल्ड की। यानी गोल्ड जो फॉयल है ये गोल्ड फॉयल है, और गोल्ड फॉयल की थिकनेस बहुत ही कम होनी चाहिए। थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मान लिया जाए, क्योंकि थिकनेस इतना कम है तो गोल्ड के एटम्स की क्या होगी, एक लेयर होगी, ये एक लेयर होगी, ये बनी होगी एक लेयर। अब इतनी अगर थिकनेस है तो ये कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नियरली 2.17 या 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ऐसा ना हो कि इसके पीछे एक लेयर और आ जाए, इसके पीछे कोई दूसरी लेयर ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी रखते हैं, इतने मीटर की रखते हैं, तो एक ऐसी गोल्ड फॉयल हम लगा लेते हैं। करेक्ट। ये गोल्ड फॉयल होती है। यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है नियरली 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है, इनकी एनर्जी होती है। इस एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं और जो जा करके इंसिडेंट कहाँ पर होते हैं, इनका जो इंसिडेंट होता है, दीज आर इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉयल। करेक्ट। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ क्या होता है, इनका स्कैटरिंग होती है। तो जनरली अगर सीधे पाथ की बात करें तो सीधा पाथ तो ये हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होता है, हमने लेट कर लिया कि कोई एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर्ड होकर ऐसे जाता है। हमने मान लिया कि इसकी एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा है। इसके आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा होता है। जनरली माइक्रोस्कोप से ही हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप लगा होता है। ये एक माइक्रोस्कोप लगा होता है जिसकी हेल्प से हम क्या देखते हैं, इनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है ना। ये इसका माइक्रोस्कोप एक लगा हुआ होता है, माइक्रोस्कोप। और ये क्या होती है, दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन होती है। तो ये क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, और ये टोटल का टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, इवैक्यूएटेड होता है। ये चैम्बर में बंद होता है जिसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो ये हमारे पास एक निकल करके आता है, ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। करेक्ट। अब आइए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने समझ लिया है कि इसमें कौन सा पार्ट किस लिए लगा हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, उसका क्या काम है, ये बात हमने समझ लिया है। अब जरा देखते हैं इसके बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे जब इस 83 बिस्मथ 214 का डिसइंटीग्रेशन होता है तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल जिनकी एनर्जी कुछ इतनी होती है, ये यहाँ से निकलते हैं। आगे कोलीमीटर लगा हुआ होता है। कोलीमीटर का मतलब होता है कि जो भी यहाँ से वाइड रेंज की, जो यहाँ से वाइड बीम आती है उसको नैरो करता है, और नैरो करके इसको सीधे क्या करता है, इस पर इंसिडेंट करता है गोल्ड फॉयल पे। गोल्ड फॉयल पे आने के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखा गया
कि यहाँ से आने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो सीधे निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल पर डेविएट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज एंगल पर अबाउट ग्रेटर दैन 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही कम, रेयरली ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 180 डिग्री पर रिवर्स हो जाते हैं। अब यहाँ से मान लिया जाए कि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से डेविएट हो करके, स्कैटर्ड हो करके यहाँ पे पहुँच जाता है, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँचने के बाद होता क्या है कि एक फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे अल्फा पार्टिकल इस पर आ करके, इस स्क्रीन पे आ करके स्ट्राइक करता है, यहाँ पे एक फ्लैश लाइट आ जाती है, और उस फ्लैश लाइट को ऑब्जर्व करके माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उनकी स्कैटरिंग कैसी होती है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग। करेक्ट, इतनी बात हमने जान लिया इस पर। अब एक बात आती है इसके साथ कि इसका जो एक मिलता है, डेटा मिलता है, उस डेटा को हम कि कौन सा अल्फा पार्टिकल कहाँ पे जाता है, कितने एंगल पे जाता है, कितने अल्फा पार्टिकल होंगे जो किस किस एंगल पर जाएंगे, तो उनका एक डेटा होता है जिसको हम ग्राफिकल तरीके से डिनोट करते हैं, जिनको एक हम ग्राफ के थ्रू डिनोट कर देते हैं। इस ग्राफ पर अगर देखेंगे आप हॉरिजॉन्टल पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है, जिसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, यहां पर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, जिसको हम एन थीटा से डिनोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एन थीटा से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। यहाँ जो ग्राफ आता है जनरली वो ग्राफ कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, कुछ ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इनमें से हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, जनरली अगर एंगल दिया जाए तो 0 डिग्री हो जाएगा, और इधर इसके कुछ डेटा होंगे, वो डेटा को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको इसको देख लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ आपको डॉट से दिखाए जाते हैं, जनरली ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाया जाता है आपको कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो ये डॉट आपको दिखाए जाते हैं, ये डॉट क्या इंडिकेट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाते हैं आपको। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बताते हैं। एक्सपेरिमेंटल की जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो किस एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जाते हैं, ये इसका डेटा दिखाता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाता है। और जो आपको एक सॉलिड लाइन दिखाई पड़ती है, ये क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल लाइन ड्रा की जाती है, या कह दिया जाए कि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन होता है। ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन यहाँ से आपको मिलता है। अब जरा देखिए यहाँ पर कि जब जीरो एंगल है, जब यहाँ पे जीरो एंगल है, तो देखिए यहाँ पे गैप बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि जीरो एंगल पर जाने वाले पार्टिकल भी क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। देखिए थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हैं, मतलब स्मॉल एंगल हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम इस लाइन में आगे की तरफ थीटा को बढ़ाते हुए आएंगे, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ कहाँ होगा 90 डिग्री पर, और इस 90 डिग्री पर भी पार्टिकल बहुत ही कम होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 180 डिग्री अगर पहुंच जाया जाए तो आगे क्या हो जाएगा, बहुत रेयर पार्टिकल होगा, जो 180 डिग्री पर रिवर्स करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, राइट। और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम एक ग्राफ के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास रहा अल्फा स्कैटरिंग के लिए ग्राफ, और ये है आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप, करेक्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पर कि जब हमने इसको किया, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया, तो करने के बाद क्या क्या आपको प्रोवाइड किया है डेटा, उसके बाद भी क्या क्या इसका क्या है कंक्लूजन, क्या है उस कंक्लूजन की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ के कंक्लूजन पर चलें। अगर हम इस ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ हमें क्या बताता है, जरा देखिएगा ग्राफ के कंक्लूजन क्या है। ग्राफ कंक्लूजन, अगर हम ग्राफ कंक्लूजन की बात करें तो जनरली आपको ये बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, नंबर 1 बात आपके पास आती है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
एट स्मॉल एंगल्स, एट स्मॉल एंगल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल एंगल पर ट्रेवल करके निकल जाते हैं और इनमें जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। दूसरी बात किया जाए, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, few alpha particles suffers at 90 degree or greater than 90 डिग्री स्कैटरिंग। कुछ की स्कैटरिंग जो होती है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा एंगल पर भी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि ऑकेजनली अल्फा पार्टिकल्स सफर्स 180 डिग्री स्कैटरिंग। बहुत ही कम पार्टिकल होंगे जो 180 डिग्री पे स्कैटर्ड होकर के पीछे आते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस ग्राफ का एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि इनमें से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सफर्स स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्स स्कैटरिंग एट 90 डिग्री आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड ऑकेजनली आर रेयर अल्फा पार्टिकल सफर्स स्कैटरिंग एट 180 डिग्री, जो 180 डिग्री पे स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब दैट रिवर्सेस इट्स पार्ट, जो अपने पास को क्या करते हैं, रिवर्स कर जाते हैं। तो इतनी बात हमको क्या मिलती है देखने को इस ग्राफ से, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन। इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है। जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है इसका, हम जरा उसके बारे में एक बार देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट कैसा है। देखिएगा, अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट की बात करें तो वो जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट प्रेडिक्ट द मॉडल ऑफ एन एटम, करेक्ट। तो जरा देखिए उसके बारे में हम बात करें। यहां पर हम आते हैं और देखते हैं, अगर इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस ये हुए, नंबर 1 कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शोज स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन, वो बहुत ही कम स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनमें से ज़्यादा पार्टिकल एटम के अंदर से सीधे बिना डेविएट हुए निकल जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये आती है बात, जरा देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स shows या passes through द एटम के अंदर से पास करते हैं, क्योंकि तभी डेविएट नहीं करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि नियरली होल ऑफ द एटम एम्प्टी, कि इसमें जो एटम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कैसा है, वो एम्प्टी पार्ट है। तभी उसमें से बिना डेविएट हुए, यानी स्मॉल एंगल डेविएशन पे भी अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। नंबर टू बात हम करें कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 या ग्रेटर दैन 90 या लार्ज एंगल पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जा रहे होते हैं और रास्ते में क्या होता है, उनका कोलिजन होता है। कोलिजन आप जानते हैं दो तरह से होता है, या तो फिजिकली चीज़ें कांटेक्ट में आ जाएं तो कोलिजन होता है, या फिर उन पर फोर्स एट ए डिस्टेंस भी लगता है तो क्या होता है, वो भी कोलिजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्टिकल अल्फा जा रहे होते हैं और वो अल्फा पार्टिकल जा रहे होंगे, लेकिन अगर दूर से भी उन पर फोर्स लग जाए तो वो क्या करेंगे, अपने पास से डेविएट हो जाएंगे, करेक्ट। तो इसमें से क्या होता है, ये जो डेविएशन आपको दिखाता है
ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज is lies at the center of the atom। ठीक है, ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पर है, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द मास, sorry for that, all the positive charge is lies at the center, and most of the mass is concentrated at the center, करेक्ट। जो तीसरी बात ये कहती है कि इनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सफ़र करते होंगे 90 डिग्री का कोलिजन। तीसरी बात ये आती है यहाँ पर कि अगर टोटल चार्ज इस पर पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज को भी होना चाहिए, अदरवाइज न्यूट्रल एटम नहीं होगा, और जितने भी एटम होते हैं वो सभी न्यूट्रल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are around the न्यूक्लियस, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। जो यहाँ पर टोटल क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वो अराउंड द न्यूक्लियस उसके क्या होते हैं, क्लाउड बने होते हैं। लेकिन ये इस तरह से होता है इन सच ए वे दैट कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स is equal to the positive charge on nucleus, correct। So atom is न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अब आइए जरा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपने डायग्राम के साथ कि ये जो हमने लाइन यहाँ पर बताई है इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ कैसा होगा, करेक्ट। तो आइए जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बताया कि ये एक क्या है, एटम है, ये क्या है, एक एटम है। एटम के सेंटर पर होल ऑफ द मास या मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड दिस सेंटर। इसको टोटल चार्ज क्या करता है, सराउंड करके रखता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ये इसके सराउंडिंग में होता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहीं इससे दूर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ होगा, करेक्ट। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आते हैं जिनका डेविएशन मिनिमम एंगल पर होता है। हमने कह दिया कि ये पार्टिकल ऐसे आते हैं, अल्फा पार्टिकल जिनका डेविएशन मिनिमम एंगल पर होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। फिर हमने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल होते हैं जिनका डेविएशन कुछ ज़्यादा एंगल पर होता है, जिनकी स्कैटरिंग ज़्यादा एंगल पर होती है, बड़े हुए एंगल पर होती है। तो हमने ये कह दिया कि इसका डेविएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, बढ़े हुए एंगल पे क्या होता है, इसका डेविएशन हो जाता है। फिर हमने कहा कि फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड एट 90 डिग्री आर ग्रेटर दैन 90 डिग्री।
तो हमने कहा कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो यहाँ तक तो जाएंगे लेकिन ऐसे वापस चले जाते हैं, मतलब ग्रेटर दैन 90 डिग्री पर भी इनका क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, लाइक दिस। फिर हमने कहा कि ऑकेजनली पार्टिकल ऐसा होता है जो कहाँ से वापस आता है, जो सीधे जाता है कहाँ पर, सेंटर पर, और सेंटर की तरफ जाता है, धीरे धीरे करके पहुँचता है, स्लो डाउन होता है और उसके बाद फिर एक पॉइंट पर जाने के बाद एक मोमेंट के लिए स्टॉप करता है और फिर से अपने पाथ पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो हमने इस मॉडल की भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। ये जो आपके पास पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, अगर पार्टिकल इसको 1 कह लिया जाए, इसको 1 डैश कह लिया जाए, इसको 2 कह लिया जाए, इसको 2 डैश कह लिया जाए, इसको 3 कह लिया जाए, इसको 3 डैश कह लिया जाए और इस पार्टिकल को पार्टिकल नंबर 4 कह लिया जाए, तो इसमें से पार्टिकल 1 और 1 डैश ऐसे होते हैं जिनका मिनिमम डेविएशन आप देख रहे हैं। जो पार्टिकल 2 और पार्टिकल 2 डैश, इनका डेविएशन कुछ बढ़ जाता है, इनकी स्कैटरिंग कुछ लार्ज एंगल पर होने लगती है। जो पार्टिकल 3 और 3 डैश हैं, ये क्या होते हैं, ये 90 और ग्रेटर दैन 90 डिग्री पर डेविएट हो जाते हैं। और जो पार्टिकल नंबर 4 है वो एग्जैक्टली सेंटर पर जाता है और सेंटर पर जाने के बाद अपने पाथ को रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी आपको अब क्या क्या बताने वाला है जरा देखिएगा, क्योंकि हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सेंटर पर भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स ऑफ, या कह दिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, आप उसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZEE डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले पार्टिकल हम 1 डैश की करते हैं। देखिए इनका डिस्टेंस क्या है, इनका डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है, यानी इनमें आर की वैल्यू ज़्यादा है। आर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से एफ़ की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर एफ़ की वैल्यू मिनिमम होगी तो जो डेविएशन होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि इस पर फोर्स कम लगता है। जैसे ही हम 2 और 2 पार्टिकल पे जाते हैं, इनकी डिस्टेंस और कम हो जाती है यहाँ से न्यूक्लियस से, इसलिए लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ज़्यादा फोर्स लगेगा वो उसका डेविएशन भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने कहा कि मैं 3 और 3 पार्टिकल पे जाता हूँ, जब इन पे जाता हूँ तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है, इसलिए इस फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और जब इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी तो डेविएशन क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ हमने कहा कि ये पार्टिकल नंबर जो 4 है, ये जो पार्टिकल नंबर 4 है ये एग्जैक्टली सेंटर के सामने जाता है, और जब सेंटर के सामने जाएगा तो सोच करके देखिए, हमने कहा इसकी एनर्जी होगी कुछ इनिशियल इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये इस एनर्जी को लेकर के जाएगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी जाता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए स्लो डाउन होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर आने के बाद ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आता है, और इस मोमेंट पे रेस्ट में आने के बाद उसके बाद इस पर रिपल्शन लगता है, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। करेक्ट, तो इतनी बात हमने इस ग्राफ से समझ लिया है। ठीक है ना, हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिस थ्रू द एटम, इट मीन्स कि एटम इज इम्पटी, एटम जो है वो कैसा है, इम्पटी है। फिर हमने कहा कि टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, इसका जो मोस्ट ऑफ द मास है इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, जो टोटल इसका मास है वो सेंटर पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज अराउंड द सेंटर, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी सेंटर के अराउंड होता है। हमने अगली बात आपसे ये कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जो इसके चारों तरफ होगा, यहाँ पर होगा कहीं, और इलेक्ट्रॉन जो होगा इस तरह से होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है, मतलब इसके बराबर होता है, इसलिए जो एटम होता है वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अब एक बात आती है आपके पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करना चाहिए, इनको अल्फा पार्टिकल को क्या करना चाहिए इफेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होता है, वो दूर दूर होगा काफ़ी, तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम लगता है, मिनिमम लगता है, इसलिए वो काउंटेबल नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल, इसलिए ये क्या होता है, काउंट नहीं करता है, इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो इतनी बात हमने इसके बारे में जान लिया है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपको क्या क्या जानना है, यहाँ पे आपको जानना है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं। जनरली हम कहते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसका होता है, रदरफोर्ड का होता है। बट होता क्या है कि ये जो गीजर और मार्सडन हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रदरफोर्ड के एसोसिएट्स होते हैं और अंडर द कह दिया जाए कि इनके अंडर में क्या करते हैं, दोनों प्रैक्टिकल करते हैं। ये इसको क्या करते हैं, करने के बाद देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। तो उनके अंडर में, रदरफोर्ड के अंडर में क्या इस को परफॉर्म किया जाता है। इसलिए हम कभी कभी ये कह लेते हैं कि जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल है किसका है, रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड ने यहाँ से कंक्लूजन निकाले थे, उसकी बात हम आगे करेंगे। और उस कंक्लूजन के बेस पर ही उन्होंने कहा था कि एटम जो होगा वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताएं, और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम इसकी बात करेंगे कि ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से जो हमने R0 कह दिया है, हम यहाँ से अगले दिन स्टार्ट करते हैं, अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि ये जो R0 है ये क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है एटम में और न्यूक्लियस में। क्लियर, इसकी बात हम अगले दिन करेंगे, यानी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए और जैसा भी कमेंट हो, जो इसके फेवर में है वो भी करें और जो फेवर में नहीं है वो भी करें। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।